नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी हिंदी भाषा और साहित्य से रिलेटेड। साहित्य क्या है जो वो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर सेमेस्टर 1 की ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, हमने जो वीडियो बनाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। दोस्तों, यूनिट 3 हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके क्या यूनिट 3 में दोस्तों भूषण को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, और जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों, पहले हम इसके कवि के परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। रीतिकाल के कवियों में भूषण का एक विशेष स्थान रहा है दोस्तों। जो ये रीतिकालीन कवियों में दोस्तों भूषण का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और अधिकतर कवि श्रृंगार रस और अतिशयोक्ति अलंकार के सहारे कविता कामिनी की साधना करते हैं। अधिकतर जो दोस्तों कवि श्रृंगार हैं वो इस रस और अतिशयोक्ति अलंकार के सहारे कविता में कामने की साधना करते हैं, और इसी परिपाटी का कुछ असर भूषण पर भी पड़ा, लेकिन वह असर अतिशयोक्ति के रूप में ही है। रस के मामले में भूषण का हृदय मुक्त था, और वे वीर रस की कविता लिखते थे, और उन्होंने अपने लिए छात्रसाल और शिवाजी जैसे वीर सामंतों को ही अपने आश्रयदाता के रूप में चुना था। दोस्तों, कविता में जिसे रस कहते हैं वह हृदय में भाव होता है, और कवि चाहे अपनी रुचि से चाहे आश्रयदाता की रुचि से जिस भाव को अपनाते हैं उसकी कविता में उसी भाव की प्रधानता होती है। दोस्तों, कवि चाहे अपनी रुचि से आश्रयदाता की रुचि से हो या अपने भाव को अपनाता है तो उसी कविता में उसी भाव की प्रधानता हो जाती है। और भूषण की वीर रस की कविता उनके हृदय और उनके युग की प्रवृत्ति का परिचय देती है। और भूषण को लंबा जीवन मिला था। दोस्तों, कह सकते हैं हम भूषण को अपने जीवन काल में काफ़ी लंबा जीवन मिला था। उनका जन्म 1663 ईस्वी में और देहांत उनका 1715 ईस्वी में हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार तो वह सन 1682 ईस्वी में पैदा हुए थे। अलग अलग विद्वानों ने कहा था कि दोस्तों की कुछ विद्वानों का तो कहना था कि उनका जो वो 1682 ईस्वी में ही पैदा हुए थे। यदि स्थिति को मान लिया जाए तो अत्यंत अल्पजीवी सिद्ध होते हैं, और ये बात ठीक नहीं जान पड़ती। उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की थी, फिर शिवाजी के पात्र संभाजी के पुत्र साहू जी की भी प्रशंसा की थी, और लंबे जीवन के बिना यह संभव नहीं था कि भूषण ने अपने वंश और जन्म संस्थान के बारे में शिवराज भूषण में लिखा था। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कानपुर के पास तिरवी कंपुर और तिकवामपुर गांव में कान्य कुंभज ब्राह्मण रतिनाथ के पुत्र के रूप में जन्म हुआ है इनका। दोस्तों, तिकवामपुर यमुना तट पर यह बसा एक सुंदर गांव है, और इसके अलावा भूषण के जीवन के बारे में जितनी सूचनाएं भी मिली हैं सब अनुमान पर आधारित है। जो इस कवि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई वे सभी जानकारी एक अनुमान पर ही आधारित हैं। यह बड़ी विचित्र बात मालूम होती है कि रीतिकाल के अधिकतर कवियों के बारे में तो सही सूचनाएं मिलती है, लेकिन भूषण के बारे में नहीं मिलती है। भूषण के बारे में अभी जो सूचना है वो कोई भी सूचना सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय नहीं मिली है। उनका नाम भूषण भी मूल नाम नहीं था, और रुद्र प्रताप सिंह नामक एक आश्रयदाता सामंत का दिया हुआ अलंकरण पदवी था। वास्तविक नाम क्या था कि यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। उनका असली नाम क्या था इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और एक अनुमान के अनुसार तो प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम उनके भाई थे। अनुमान यह है कि रतिनाथ नहीं रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। कुछ लोग तो रतिनाथ और रत्नाकर एक ही व्यक्ति के नाम मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रत्नाकर और रतिनाथ एक ही व्यक्ति का नाम होते हैं, और रचनाओं के बारे में भी काफ़ी अटकलें हैं। भूषण हजार और भूषण उल्लास नामक 3 ग्रंथ नहीं मिलते जो इन्हीं के बनाए हुए समझे जाते हैं। 3 ग्रंथ उनके पास उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण और शिवाम भावनी और छात्रसाल दशक। भूषण ग्रंथावली के संपादक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने छात्रसाल दशक को प्रमाणिक नहीं माना, और शिवाबानी के भी कई छंदों को अप्रमाणिक माना है। इसी तरह उनका प्रमाणिक कर्तृत्व भी बहुत थोड़ा रह जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भूषण का साहित्यिक परिचय क्या है।
भूषण ने मुक्तगत शैली में काव्य की रचना की है और इन्होंने अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है और कविता व सवैया छंद का प्रमुखतया प्रयोग किया गया है। वस्तुत भूषण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वह कवि व आचार्य थे और भूषण ने जो अपनी काव्य की रचना की थी वो ब्रिज भाषा में की थी दोस्तों। और सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रिज भाषा को वीर रस की कविता के लिए भी अपनाया था। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रज भाषा में सर्वोत्त आज ही के दर्शन होते हैं। भूषण का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वे वीर रस के आदित्य कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की थी। उन्होंने राष्ट्रीय भावना की भी दोस्तों प्रमुख प्रधानता पेश की थी और उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वह निसंदेह राष्ट्र की अमर धरोहर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कुछ कविताएं हैं दोस्तों, उनकी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज कर। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार नागों के समूह पर गरुड़ राज भारी पड़ते हैं, जैसे हाथियों के समूह पर जंगल का राजा शेर भी भारी पड़ता है, ठीक वैसे ही पहाड़ों के समूह पर इंद्राज भारी पड़ते हैं और पक्षियों के समूह पर बाज भारी पड़ते हैं। ऐसे ही पृथ्वी और नौ खंडों में फैले अंधेरों को सूर्य समाप्त कर अपनी शक्ति का परिचय देता है। ठीक इसी तरह से पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी राजा महाराजा बादशाह हैं उन पर शिवाजी बहुत भारी पड़े हैं और ये हर तरफ सिर्फ शिवाजी का आधिपत्य दिखाई पड़ता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने आपके लिए यहाँ पर दिया है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विशेष क्या है दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत अवतरण की भाषा है जो ब्रिज भाषा है दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं विशेष के अंदर दोस्तों। और इसमें रचनाकार ने कवि छंद का प्रयोग भी किया है दोस्तों। गुण की दृष्टि से यहाँ ओज गुण का प्रयोग हुआ है और इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा देखते हैं। नेक्स्ट जो कविता है इसकी वो है दोस्तों, आप यहाँ पर इस कविता को पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख, शिवाजी का विशाल सेना के चारों ओर फैले जाने के कारण संसार की गली गली में खलबली मच गई। हथियारों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा देखते हैं इसके विशेष दोस्तों। इसी प्रकार जो हमने पहले भी विशेष आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक यही विशेष आपके सामने बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। शिवाजी के सेना के प्रस्थान का दृश्य काफ़ी सरल होता है दोस्तों विशेष लिखना तो। और इस छंद में कवि ने चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है दोस्तों अपनी भाषा में उन्होंने। इसमें कविता छंद का भी प्रयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कवि बृजभूषण ने बताया कि किस प्रकार शिवाजी के विशाल सेना के फहराते हुए झंडों में देखकर तथा हाथियों की कमर पर लटकते घंटों की आवाज़ सुनकर शत्रुओं की सेना में यानी दुश्मनों की सेना में इकट्ठे हुए देश विदेश के राजा महाराजा सब युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। शिवाजी की सेना के चलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ भी हिलने और डलने लगते हैं। जब दोस्तों शिवाजी की सेना चलने लगती है तो बड़े बड़े पहाड़ भी हिलने और डलने लग जाते हैं। गांव और नगरों के लोग पहाड़ों के खिसकने की आवाज़ सुनकर ही इधर से उधर भागने लग जाते हैं। दोस्तों जब शिवाजी की सेनाएं चलती हैं उनके जो चलने की आवाज़ें होती हैं तो उनके कारण क्या होता है, पहाड़ों के खिसकने की आवाज़ सुनकर लोग इधर से उधर ही भागने लग जाते हैं। और शिवाजी की सेना दोस्तों के प्रभाव के कारण शत्रुओं की स्त्रियां दौड़ती हुई सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं। शिवाजी की सेना के कारण ही दोस्तों जो दुश्मनों की औरतें होती हैं वो दौड़ती हुई एक सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं, जिसके कारण उनके बंधे हुए बाल भी खुल गए हैं। जिस प्रकार दोस्तों औरत का एक सिर बंधा हुआ होता है वो बाल भी खुल जाते हैं डर के वजह से और उनकी लताएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि वह अपना होश हवास भी खो बैठती हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी कछुए और शेषनाग के फन पर टिकी है, पर जब शिवाजी की विशाल सेना चलती है तो उसके दबाव के कारण कछुए की पीठ कमर फट गई और शेषनाग के फन फैले के पत्ते के समान बिखर गए हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। हर बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अब इसके भी विशेष देख लेते हैं दोस्तों।
हर किसी के दोस्तों विषय समान ही रहते हैं लगभग दोस्तों, काफ़ी आसान रहते हैं। दोस्तों क्या है विषय, शिवाजी के सेना के प्रस्थान का दृश्य है और इस छंद में कवि ने चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। आपने देखा होगा पिछले विशेष में भी हमने यही सब चीज़ें पढ़ी थी दोस्तों। उपमा अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है, इसमें कविता छंद का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, और ये हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों। ब्रजभूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की विशाल सेना को जाते देख पार्वती जी पूछ रही है कि आज आपकी टोली कहाँ जा रही है। शिवाजी की टोली में भूत प्रेत पिशाच और राक्षस भैरव आदि होते हैं। वह कहती है कि लगता है कि आज फिर शिव नरेश ने किसी पर क्रोध किया है दोस्तों, शिव नरेश ने किसी पर गुस्सा किया है। और पिशाच प्रेत निशाचर आदि सब खुश होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध होगा और युद्ध में भीषण रक्तपात भी होगा, नरसंहार होगा। ऐसा होने से भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि की पेट भर के भोजन मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश हो रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।